एक सवाल मैं भी पूछना चाहता हूँ, हल्द्वानी से नैनीताल की दूरी कितनी है? 35 किलोमीटर। बताइए आप। 35 किलोमीटर। 35 किलोमीटर। और हल्द्वानी से काठगोदाम की दूरी कितनी है रोडवेज से? 7 किलोमीटर ऐसी है। 7 किलोमीटर। एक बताइए आप। 6। और आप? 6-7 ऐसी है। 6-7 है मैक्सिमम। यहाँ से 1 यूनिट भी 1 रुपया बढ़ रहा है। सही कह रहा हूँ ना? यहाँ से 7 किलोमीटर। 7 किलोमीटर रह गया 7 किलोमीटर। लेकिन रोडवेज से हमारा 6 किलोमीटर नॉर्मल। रोडवेज से हम यहाँ से 1 किलोमीटर भी हो गया। तो वही है, रोडवेज ही हम मानेंगे ना जहाँ से। हल्द्वानी, एक क्वेश्चन ये है, हल्द्वानी किस नदी के पास बसा हुआ है? गोला नदी के पास। गोला नदी। आपका भी ये जवाब बहुत अच्छा जवाब दिया आपने। बाकी हल्द्वानी के लिए एक होना भी चाहिए कि हल्द्वानी में हो तो उसके बारे में जानो पहचानो। ये नहीं है कोई हमसे कहीं का भी बंदा कोई भी सवाल पूछ ले, हम अपने हल्द्वानी की एक एक बात जानना चाहते हैं और अपने बच्चों से लेकर सबको बताना चाहते हैं कि हल्द्वानी कैसे बसा, क्या इसका उदाहरण। सबसे बढ़िया चीज हमें हल्द्वानी। जी बताइए। तो हमारे बाप दाताओं ने ये मफानी चौराहे से नीचे 10 फरमा जमीन खरीदी, तो पापा ने मेरे नाना से मना बोला कि यहाँ मरी मत खरीदो, पूरी नहर खुली है, खाली रास्ता हुआ है 2 नहरों के बीच में ना। आज देखो मौखानी के नीचे को पूरी रोड है, किसी को पता नहीं है। आजकल के बच्चों को पता नहीं है कि यहाँ को मतलब रोड थी या मतलब खाली जंगल था, क्या था। औरतें महिला डरती थी उस नहर में जाने में। आज देखो पूरी रोड बन गई, बराबर खुलेआम जा रहे हैं, बराबर गाड़ियां जा रहे हैं, साइकिलें जा रहे हैं, बसें जा रहे हैं, बच्चे बाइक लेके जा रहे हैं, स्कूटी लेके जा रहे हैं, साइकिलें लेके जा रहे हैं, सब लोग भाग रहे हैं, सब चल रहे हैं आज। सब जगह ऐसी है। लेकिन सबसे बढ़िया चीज आप मुझे सच बताना, दिल पे हाथ रखकर, नैनीताल से हल्द्वानी अच्छा लगता है आपको या नैनीताल? हमें तो भैया रहना हल्द्वानी में, हमें तो हल्द्वानी अच्छा लगता है। लेकिन हमारा जो जसफार्म का इलाका है, उस इलाके में ना कोई मतलब पीने खाने वाला इंसान हल्ला कर सकता है, ना कोई दमची हल्ला कर सकता है वहाँ पर, क्योंकि सब बड़े लोग रहते हैं। जितनी बड़ी चादर उतने बड़े पाँव फैलाने चाहिए। बिल्कुल होता है, बिल्कुल सही कहा। तो उसी हिसाब से हम चलते हैं। और आप खुद भी जानते होंगे, जैसे कि हमारे पर्यटक जो भी बाहर से आते हैं, यात्री जो भी आते हैं, वो लोग हल्द्वानी और नैनीताल को देख के यही मन में सोच के जाते हैं, काश हमारा भी घर होता, हमारा भी घर होता, ये सही हमारा भी घर होता। ये लोग कितने अच्छी जगह हैं, एक जन्नत जैसा लाइफ जैसे जिंदगी गुजारा। कश्मीर तो अलग जगह है, वो तो दूर है, लेकिन एक मजा हम भी ले रहे हैं। तो क्या हमारा फर्ज नहीं है इस हल्द्वानी को चमकाना? सही बात, गुड, धन्यवाद। अपने घर को चमकाओगे जब तो लोग तुम्हारे घर तो घर में लोग आएंगे, पसंद करेंगे। देवो भवन जी। तो वही यही मैसेज है मेरे लिए कि हमारे शहर को चमकाएंगे। जैसे आज हम पार्क में बैठे, ये आज चमकेगा, आप लोग आएंगे बैठेंगे तो ये चमकेगा। तो आप लोग हट जाएंगे ना। आप इसमें कहाँ से आए थे? मैं लोकल का यूँ हल्द्वानी का इन्फ्लुएंसर हूँ, और ये मेरी पार्टनर है सलमा खान, ये भी इन्फ्लुएंसर है। एक हमने सोचा है कि हल्द्वानी के बारे में सब लोगों को एक जानकारी होना चाहिए, करना है, बिल्कुल करना है। इंसान जब जागरूक होगा तो तभी समाज मतलब इकट्ठे हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है ना। हम अपना मुंह लेके टेढ़े बैठेंगे, दूसरा बंदा मुंह लेके टेढ़े बैठेगा, तो जागरूक सबसे बहुत अहम है। ये भी बता रहे हैं मुझे, सही है बताना भी। हर कोई ये पूछता है मुझसे, चाहे दिल्ली जाऊं, चाहे कहीं जाऊं या कोई भी देश में जाऊं, हल्द्वानी और पहाड़ों की डिश कौन सी है फेमस? सबसे बढ़िया नैनीताल बताते हैं, नैनीताल हल्द्वानी कहते हैं। बाकी तुम्हारा रानी सीट है। लोकल खाना क्या? लोकल खाना तो यहाँ वही चलता है, पहाड़ी खाना चलता है। झोली भात है, मडुआ की रोटी है, और भट की तिरगनी है। अब मैं झोली भात से बता दूं, जैसे ये यूपी साइड के हैं, झोली भात के बारे में नहीं समझते, वो कड़ी चावल होगा। हाँ, कड़ी चावल है, जो क्या कहते हैं तुम्हारा भट की तिरगनी है, और गौहत के डुबके हैं, गौहत की दाल है, और उनके की दाल है। और उनके लिए कोई जवाब है खीम सिंह रौतेला जी के लिए? उनके लिए एक जवाब तो होना चाहिए ना। वो मिठाई के बारे में आप क्या कहेंगे? बाल मिठाई जो हमारे मिठाई वो अल्मोड़ा में बनती है, खीम सिंह रौतेला की, वो फेमस है। और उनकी मिठाई आपने खाई होगी? उनकी मिठाई हमने खाई भी है, और उनके नाम पर अभी वो तो बेचारे हैं नहीं, उनके नाती पोते हैं, दुकान उनके नाम पे चल रही है अभी तक। और आज भी कुछ लोगों को वो मिठाई दी जा रही है, तो आज भी वो दीवाने हो गए हैं। दीवाने हैं। और मैंने कुछ देखा भी है, शुगर वाले होते हैं वो भी खाते हैं, लेकिन उनको ज्यादा कुछ नहीं असर नहीं पड़ता, क्योंकि वो प्योर है। प्योर माल है ना, प्योर माल जो बनेगा तो प्योरी में, वो प्योर घी में बनता है, पहाड़ी घी में बनता है, प्योर बन रहा है, तभी तो हमें
स्वस्थ हैं। और आज के टाइम पे हम क्या है, 10 कदम भाग नहीं पा रहे हैं, 10 कदम भाग नहीं पा रहे हैं। पहले के लोग पूरा पूरा खेत जोत देते थे। जो खिमसिंग की वहाँ के मिठाई बनती थी पहले प्योर पहाड़ी घी में बनती थी ना, अभी भी पहाड़ी घी में बनी है, मिलावट बन रही है, कुछ भी बन रही है। तो खिमसिंग की मतलब उनकी दुकान अभी चल रही है उसी घी के नाम पर, चाहे वो घी मिला के खाएं चाहे कुछ मिला के खाएं, तो माल प्योर बन रहा है, प्योर माल मिल रहा है। प्योर घी में बाकी बात आप लोगों ने बहुत अच्छा जवाब दिया और मुझे बहुत खुशी हुई कि मैं अपने उत्तराखंड में तो मैं उत्तराखंड की बात, यहीं पर काला हल्द्वानी है, इसके बाद काला ढी कोटाबाग पड़ता है। कोटाबाग के तुम्हें गडेरी, अदरक, मूंगफली और राजमा, उड़द ये फेमस है। ये माल कोटाबाग से खरीद के हल्द्वानी में आता है। इसको होटल वाले खरीद के, चाहे 2 रुपए महंगा पड़े, इसको खरीद के लाते हैं हल्द्वानी। क्योंकि फेमस है ना, और फेमस है, फेमस है वो। क्योंकि फेमस क्यों है सर, उस माल में खाद नहीं पड़ती है, वो प्योर गोबर का माल बनाता है और उसमें टेस्ट भी होता है। खेत में गोबर पड़ेगा, एक बार जुताई होगी, 2 बार जुताई होगी, तब जाके वो माल बनेगा, तब जाके वो माल बिकेगा। और वाकई बात, इतनी जानकारी बहुत कम लोगों को है। और जितने भी दर्शक देख रहे हैं, आप लोग नैनीताल आ रहे हैं, इनको बिठा लो। अंकल आइए, आपसे भी एक छोटा सा सवाल करा जाएगा क्योंकि आप भी इस यूनिटी के हिस्से ही हैं। तो आपसे एक छोटा सा सवाल है, आप तो पुराने हैं उत्तराखंड के, हल्द्वानी के, हल्द्वानी की नहीं, किस जगह के हैं आप? मैं बिहार का। बिहार के हैं। तो इतने टाइम में हल्द्वानी में आपने क्या महसूस? अच्छा, बिहार की फेमस जगह अच्छा, बता। बिहार की फेमस जगह बता जी, पटना। पटना। अच्छा, बिहार में एक डिश फेमस है, डिश बताइए वहाँ की, खाना। डिश हर कोई हर कोई जब भी जाता है ना कहीं पे भी, दिल्ली में भी, मुझे ये कहता है ये बिहार की फेमस है और उससे एनर्जी भी मिलती, ताकत भी मिलती है। फेमस खाना बताइए बिहार का। एक ही बता दीजिए, 100 छोड़िए। बिहार का फेमस खाना। अरे मछली तो बहुत कम खाते हैं। ये बिहार का बता दीजिए। और आजकल वो हर जगह चालू हो जा रहा है, जहाँ पे भी देखो वो मिल रहा है। जैसे जैसे हल्द्वानी में राजमा चावल, दाल चावल है, ऐसे ही वहाँ का बताइए। बता दीजिए। उससे सबसे बढ़िया सत्तू जो होता है ना, जी जी जी, बहुत फेमस होता है। यही चीज तो है, वो जिसे कहते हैं लिट्टी चोखा। लिट्टी चोखा अलग होता है, जी, सत्तू अलग होता है। और वो जो लिट्टी चोखा में डलता है वो सत्तू में डाल डलता लेते है। हैं उसमें, सत्तू डलता है ना उसमें, तो वही सत्तू पावर होके आज के टाइम पे जो भी युवक खाता है तो वो खुद कहता है कि काफी अच्छा महसूस हुआ सुबह के ब्रेकफास्ट में। हाँ हाँ हाँ। और उसका ब्रेकफास्ट ऐसा होता है कि पेट में आप पूरे दिन मत खाओ, आप फिट हो। और आज के टाइम पे आप पूरा खाना खा लोगे, आप फिट नहीं हो, भूख लग जाएगी हर 2 कदम पे, हर 3 कदम पे। लेकिन लिट्टी चोखा, एक सत्तू का तो सेवन हमें गर्मी अच्छा, में करना बिहार में किले भी हैं क्या? चाहिए। चलिए, किले हैं बिहार में, किले हैं वहाँ पर, ये जो बिहार में कुछ ऐसा है अल्टरनेटिव जो घूमने वाली जगह हो? जैसे यहाँ पटना में है। ताजमहल है। पटना में, पटना में है जो फेमस है। बाकी बिहार में कुछ नहीं है, लालू जी हैं। लालू जी तो गया, लालू जी गए नहीं, तो वो तो जिंदा है ना, अभी तो है। लालू जी ने बहुत घोटाला किया। घोटाला करने के बाद जब से ये हुआ ना मोदी, जब से उसको हटा दिया। अच्छा सर जी सुनो, बिहार में सुनते हैं हम कि गुंडागर्दी बहुत होती है, क्या ये बात सच है क्या? गुंडागिरी होते हैं। होती है? हाँ। अच्छा, अब एक बात और छोटी सी है, बिहार में मैं अभी बता दूं, सबसे ज्यादा IPS, IAS, PCS बिहार से। वो मैं पूछ रहा हूँ, बिहार में सबसे ज्यादा IPS, IAS, UPS बहुत निकलते हैं, ये बात सच है। और लड़के टैलेंटेड भी होते हैं, टैलेंटेड होते हैं। मैंने बहुत देखा IIT में आज भी जो काम कर रहे हैं युवक, बहुत टैलेंटेड है। और एक पहाड़ में हमारे हल्द्वानी, उत्तराखंड, जितने भी उत्तराखंड, हमारे उत्तराखंड में आज भी हम दिखाएंगे 80 साल की अम्मा, 80 साल की अम्मा हो, और वो पहाड़ पे चढ़ के पूरा इतना बड़ा गट्ठल उठा देंगे, और वहाँ का 50 साल का लड़का आपका एक लकड़ी का बोझ नहीं उठा सकता। हमारे यहाँ ये सच है। अभी बहुत दूर की बात है, मैं उत्तराखंड की बात बताऊं, मेरी जो अम्मा है 108 साल की है ना, मेरे पापा हैं 90 साल के, मम्मी है 85 साल की, मैं हूँ 53 साल का, मेरी घरवाली है 50 साल की, बेटा है मेरा 30 साल का, बहू है मेरी 24 साल की। अब देखिए, आप खुद देखिए, लोग कह रहे हैं दिल्ली में क्या कह रहे हैं, हमने 30 साल से हमने क्या करा सर, हमने पहाड़ में, हमारे माता पिता लोगों ने पहाड़ में खेत में खाद डाल के, पहाड़ में खेत में गोबर डाल के
उसमें अन्ना उपजाया, उसको खाया। और पहाड़ में तरुण होता है एक, तरुण खा के उसको खाया, तो बड़ा ताकतवर होता ठीक है। उसके बाद तिमले का पेड़ होता है, उसके दाने, उसके दाने की सब्जी बनाई, उसके दाने काट के सुखा के चक्की में, पंचक्की में, जो पंचक्की होती है पहाड़ों में, हाँ, उसमें पीस के उसका आटा खाया। काफी अच्छा। देखिए बहुत अच्छी तरीके से इन्होंने एक एक बात मुझे अच्छे से बताई और काफी अच्छी जानकारी रखते हैं। और एज के बारे में कहूँ तो दिल्ली वाले सतर्क हो जाओ, सतर्क हो जाओ। ये देख लो उत्तराखंड में आज भी इतने पुराने, आप तो 80 साल लोगों के ऐसे समझ लेते हो जैसे अब ये दुनिया की आखिरी पीढ़ी है। लेकिन यहाँ पे भी 100, 102, 108 तक की हैं। क्यों है? क्योंकि ये अपनी बॉडी को मेंटेन रखते हैं। और ये छोटी बात है, अपने दिमाग से बोलो, मेरी तुम्हारी हिसाब से मेरी एज कितने साल की होगी? मेरे हिसाब से आप लगभग बहुत हुआ 45, बस इससे ज्यादा नहीं। बना रही हूँ। मैं अपना आधार कार्ड ID पूरी दिखाऊंगा, मेरी एज है इसमें 53 साल की। लग नहीं रहे हैं क्योंकि इसमें फिटनेस ये है कि अपने ये सुबह में खाते हैं और फिट रहते हैं। अब वो नहीं है रेडीमेड जैसे टाइप की हवा नहीं। हमें तो सुबह मतलब कोई मतलब सेब अनार तो हमें चाहिए नहीं, हमें तो सुबह मड्डे की रोटी, जौ की रोटी चाहिए पहाड़ में खाना। तब तो सबसे ज्यादा बेस्ट हो। 2 रोटी सुबह खा लो, दिन में मोटा चावल खाते हैं, साफ रहना, सूखी रहना। गडरी की खाते हैं सब्जी, बस शाम को भी वही पहाड़ का सब्जी चाहिए, मट्ठा चाहिए, दही चाहिए, दूध चाहिए। मठा तो सबसे ज्यादा फायदेमंद होता है। हाँ, हमें तो ये चाहिए। चलिए फिर आप लोगों से बहुत अच्छा लगा और काफी अच्छे से, बहुत अच्छी बात है। गांव में एक सबसे मरुआ होता, मरुआ जी, मरुआ पहाड़ में होती है। मरुआ की रोटी बहुत बढ़िया होता है खाने में। तो वही तो मैं कह रहा हूँ ना, तो अंकल ने बोल दिया, जौ क्या होता है? जौ होता है, तो वही होता है। जौ की रोटी की बराबर ताकत किसी में नहीं है, ना गेहूं में है। जौ की रोटी जो है ना, बीमार आदमी भी खाते हैं। तो वही चीज तो मैं बोल रहा हूँ, जितनी चीजें इन्होंने बता दी नॉर्मली खा सकता है बंदा, वो ठीक हो जाएगा। जौ की रोटी जैसे बंदा खाएगा, वही बोलेगा कि मेरे गले में खांसी आ गई। उसके आइटम भी बहुत बनते हैं, उसका आइटम भी बहुत बनते हैं। सरसों तो पहाड़ी है, सरसों है, राई है, लाई है ना। इसका तेल इसका जब पेड़ होता है, पेड़ में इसका पेड़ निकल गया, पेड़ काटा है इसका। अच्छा एक सवाल था, वो लोग वहाँ बाहर जो यूपी साइड के हैं आते हैं नैनीताल घूमने, कि वो ये कहते हैं कि बिच्छू घास लग जाए तो हम बेहोश हो जाते हैं बिच्छू घास। लेकिन मैंने बिच्छू घास की चटनी वगैरह सब खाई है और बहुत अच्छी। और उस चीज के बारे में मुझे किसी ने बताया, आपके पैरों में दर्द हो, हाथ में दर्द हो तो उसके लिए आप सर, बिच्छू घास ऐसी चीज है, उसकी सब्जी आप खा सकते हो। कहीं आपके पाँव में चोट लगी है तो बिच्छू घास यूं करके पाँव में मार लो तो आपका दर्द पूरा दूर हो जाएगा। उसके बाद कहीं भी चोट पटक है तो बिच्छू घास के मतलब यूं करके बिच्छू घास को मारो, पूरा पार दर्द दूर हो जाएगा। एक खाने का वो होता है पहाड़ का, जैसे आदमी खाना खाता है ना, हाँ बहुत कम बीमार होता है। और उसकी चलने की वो देखो, कभी सांस नहीं फूलेगी, बहुत है नहीं ये चीज। हाँ ऊपर नीचे, क्योंकि वो पहाड़ का माहौल ही अलग होता है। एक तो हवा का है नहीं, हवा का वो होता है, और पेड़ों का होता है, जैसे बांज के पेड़ हो गए, चीड़ के पेड़ हो गए, वही दवा है हमारे लिए। हमारे एयर फिल्टर बिल्कुल रिफ्रेश कर दे। हाँ वही दवा हुई हम लोग। वही यही चीज तो आज के टाइम पे, जैसे आप देखो दिल्ली से आ रहे हैं, नैनीताल जा रहे हैं, आपको काठगोदाम से थोड़ी सी ऊपर को जाते हैं आदमी, तो उनको हवा पानी सब ऐसा मिलेगा, बिल्कुल शुद्ध है नहीं। वो वहाँ फ्रिज में भी डालेंगे तो पानी को, उनको फ्रिज का पानी भी टेस्टी मिलेगा। और हमारे पेड़ों का जड़ का पानी पीएंगे तो बहुत बढ़िया लगेगा उनको, और वो खुश हो जाती हैं। हो जाते हैं वो। जो बात का चीड़ का पेड़ का पानी है उसमें टेस्ट इतना है, वो टेस्ट तुम्हारा आरू के पानी में नहीं है। आरू का पानी फेल है। जो बांस का पेड़ होता है उसका जड़ के पानी का स्रोत होना चाहिए, उस पानी के पी के देखो, तुम्हारा आरू का पानी फेल है। अब देखा आप लोगों ने कितना अच्छा इन्होंने जवाब दिया है और कितना अच्छी तरीके से इन्होंने बताया है। दवा तो गरीब तो बहुत है। अब यही चीज देख के अगर दिल्ली और वगैरह यूपी साइड में रहते हैं तो आप लोग खुद सोचो, एक पानी पीने का तरीका तक यहाँ अलग है। और आप लोग कहते हो कि अरे वो तो बस घूमने की जगह भी है, लेकिन रहने का तरीका भी सीखो। सीखना जरूरी है और पहले रूल रेगुलेशन को फॉलो करो।